चिड़े के प्यार में मुश्किलें। वृंदावन नाम का साफ सुथरा और सुंदर जंगल हुआ करता था, जहाँ देखो खुशबू बिखेरने वाले सुंदर फूलों से, झरझर करती लहराती झील झरनों से और हर तरफ हरियाली से भरा मनमोहक जंगल था। उस जंगल में राजू नाम का एक चिड़ा और रानी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वृंदावन जंगल में वे दोनों फेमस प्रेमी पंछी थे। उस जंगल के हर वृक्ष पर और हर पत्थर पर उन दोनों के नाम लिखे हुए थे। नदी के किनारे जो कौवे का कॉफी शॉप था, वो उन दोनों के मिलने का अड्डा हुआ करता था। राजा के ऑफिस आवर्स के बाद और रानी के कॉलेज खत्म होते ही वे दोनों वहीं पर मिला करते थे। रानी के इस प्रेम कहानी के बारे में, रानी के इस प्रेम से उसके पिता चिड़ा अनजान थे। कल रात मैंने पहली बार गुलाब जामुन बनाए, पता है कितने ज्यादा स्वादिष्ट बने थे। तो फिर तुमने मेरे लिए क्यों नहीं लाए? बाप रे, अगर पापा को पता चल जाता तो? यूं वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी कॉफी लेकर कौवा वहां पर आया। हो गई शुरू तुम्हारी कहानी। तुम दोनों के प्यार के बारे में पूरा जंगल जानता है, सिवाय तुम्हारे पिता के। इससे पहले कि कोई और उन्हें बता दे, तुम ही को उन्हें बताना चाहिए। नहीं काका, मुझे बहुत डर लगता है। सुन चिड़े, बड़ा होने के नाते कह रहा हूँ, ऐसे विषय में देरी करना अच्छा नहीं होता। हमें ही पहला कदम लेना चाहिए। तुम्हें जाकर इसके पिता से बात कर लेनी चाहिए। मैं? हाँ तुम। ये प्यार से जुड़ी बातें ज्यादा दिनों तक अपने दिल में छुपा कर नहीं रखना चाहिए। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरी बात मानो, इस तरह किसी के घर की लाज को लेकर पहाड़ी या नदी किनारे मिलना सही नहीं है। दरअसल मामा जी, मेरे माता पिता नहीं है ना, मुझे यही चिंता खाई जा रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर बात करता हूँ। हम कल ही इसके पिता से मिलने चलते हैं। कौवे की कही बात राजा और रानी ने मान ली। अगले दिन रविवार था, तो छुट्टी के कारण रानी घर पर ही थी। फिर राजा और कौवा चिड़िया के घर चले गए। घर पर रानी के पिता चिड़ा बैठा हुआ था। उसने जैसे ही कौवा और राजा को घर में आते देखा, वो चौंक उठे। आइए बैठिए। यूं पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा। चिड़े जी, मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ। आपकी बेटी रानी और राजा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके माता पिता कई बरसों पहले ही गुजर गए। इसने खुद ही मेहनत कर खूब पढ़ाई लिखाई कर सॉफ्टवेयर में जॉब हासिल की है। बहुत ही भला है, कोई बुरी आदत भी नहीं है। ये दहेज का भी लोभी नहीं है। आम के बगीचे के पास इसका जाती घर भी है और इन सब के परे ये आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। यूं बिना रुके कौवे ने सारी बात स्पष्ट रूप से चिड़े से कह दी। राजा और रानी अपने कान खड़े कर इंतजार कर रहे थे कि चिड़े से क्या जवाब मिलेगा। उन्हें इस बात की टेंशन लगी हुई थी। पिता चिड़े ने मुस्कुरा कर कहा, राजा के बारे में तो मैं जानता ही हूँ, बहुत ही भला है और वो आप जैसे आदर्श कौवे के साथ आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है और आप कह रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो मुझे इनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। पिता चिड़े ने जैसे ही ये कहा, राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्यार और शादी दो अलग बातें होती हैं। अब तक तो ये दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तुम दोनों को 3 महीने का समय देता हूँ एक दूसरे को समझने के लिए। अगर 3 महीने के बाद भी तुम दोनों में इतना ही प्यार रहा तो मैं जरूर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। पिता चिड़े की कही इस बात को सभी मान गए, पर कौवे के मन के किसी कोने में इस बात को लेकर एक छोटा सा संदेह था। अगले दिन राजा और रानी पहाड़ी पर मिलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लगता है तुम्हारे पिता हमारे प्यार के बारे में जानते ही नहीं है। भला 3 महीनों में हमारा प्यार कम क्यों होगा? क्या पता। हम आने वाले 3 महीनों में अपने प्यार को और गहरा करेंगे और फिर तुम्हारे पिता से मिलने चलेंगे। ऐसा उन दोनों ने आपस में सोच लिया।
अब उन्हें छुप छुप कर मिलने की तो कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए राजा और रानी खुलेआम एक दूसरे से मिला करते थे। दिन भर मिलते और रात होते ही वीडियो कॉल पर या रात भर बिना सोए चैटिंग करते रहते और फिर दिन की शुरुआत होती उन दोनों के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से। इन सभी बातों पर कौवा अपनी एक नजर लगाए हुआ था। इस तरह 1 महीना बीत गया। फिर कुछ दिनों बाद राजू का ऑफिस में काम बढ़ने लगा। वो देर रात तक ऑफिस में काम कर थका हारा घर पहुंचता था और फिर जब उसे रानी का कॉल आता, रानी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करूँगा। मैं तुमसे बात करने के लिए सुबह से इंतजार कर रही हूँ और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि कल बात करूँगा। रानी तुम भी ना हर रोज तो बात करते ही है ना। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बोर लगने लगी हूँ। अरे रानी तुम भी ना। चलो ठीक है, बात करते हैं। अच्छा, तो अब मुझ पर तरस खाकर मुझसे बात करोगे? कोई जरूरत नहीं, बाय। यूं नाराज होकर उसने फोन काट दिया। राजा ने उसे कई बार कॉल किया पर रानी ने उसका कॉल लिफ्ट ही नहीं किया। कुछ दिन यूं ही बीते। फिर एक दिन राजा और रानी नदी किनारे बैठे आपस में गपशप कर रहे थे। तभी राजा के ऑफिस में काम करने वाली मोरनी ने उसे कॉल किया। ओह हाय मोरनी, बड़े दिनों बाद कॉल किया, क्या बात है? कुछ नहीं, दरअसल मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओह टेल मी। यूं उन दोनों के बीच बहुत देर तक बात होने लगी। रानी वहीं पास में बैठी थी पर राजू फोन पर मोरनी के साथ लगा हुआ था। अरे बड़ी जल्दी फोन रख दिया, और थोड़ी देर बात कर लेते। ऐसी बात नहीं है रानी, उसे कुछ प्रॉब्लम थी। ओहो, तो औरों की प्रॉब्लम में आपको इतना इंटरेस्ट है और मेरी प्रॉब्लम तो आपको प्रॉब्लम लगती ही नहीं है ना? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या कहूँगी। पहले कहते थे कोई यहाँ वहाँ से हमें देख लेगा। तुम खुलकर मुझसे फोन करके बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि घर पर पिताजी हुआ करते थे। पर अब क्या हुआ, मेरे पिता तो मान गए हैं ना, और हमें कोई इस तरह देख भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लगता है जैसे अब दिक्कत तुम्हें होने लगी है, मुझसे बात करने में दिक्कत। ऐसा कहकर रूठकर चिड़िया वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों बाद अमरूद के पेड़ के नीचे उसने चिड़े को एक कबूतरी के साथ बात करते हुए देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप घर वापस लौटी। शाम होने पर राजा ने रानी को कॉल किया। अब फोन क्यों किया है? और थोड़ी देर उस कबूतरी से बात कर लेते। अरे ये कैसी बात हो गई, वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे थोड़ी बात कर रहा था। अरे थोड़ी देर क्यों, दिन भर बात कर लो ना। तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। क्या अब मेरा उससे बात करना भी गलत हुआ? भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें गलत कहने वाली? तुम्हारे मन में जो आता है वो करो। चिड़िया उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। चिड़े को इस बात का बहुत गुस्सा आया। बस भी करो, तुम तो मेरी बात को समझती ही नहीं हो, हर बात पर झगड़ती रहती हो। वैसे भी किसी बात को समझने के लिए अक्ल की जरूरत होती है। हाँ हाँ, मुझ में कहाँ अकल है, सारी अकल तो उस मोरनी और कबूतरी में ही है। बस करो, अब हर बात में उन दोनों को घसीटने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। यूं गुस्से से राजा ने फोन काट दिया। रानी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसी गुस्से को मन में वो कौवे के कॉफी शॉप पर गया। शाम हो चली थी। कॉफी शॉप पर अब ग्राहक भी नहीं थे। कौवा भी अपने कॉफी शॉप को बढ़ाने के काम में लग गया था। गुस्से से पैर पटकता हुआ चिड़ा एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कौवा उसके सामने आकर बैठ गया। क्या बात है, क्यों इतना उखड़ा हुआ लग रहा है? मामा जी, अब मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी और चिड़िया के बीच बात नहीं बन रही। तो अब क्या करने का इरादा है? उनके पिताजी से मिलकर कह देते हैं कि इस शादी को कैंसिल कर दे। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। पहले बताओ तो सही क्या हुआ? कौवे ने जब उससे पूछा तो राजा ने सारी बात उसे बताई। मैं तुम्हारे 2 मिनट लूंगा, उसके बाद जैसी तुम्हारी मर्जी। राजा ने हल्के से सर हिलाकर अपनी हामी दी।
हमारे जमाने में जब प्यार किया करते थे तो एक दूसरे से बात करने के लिए ही महीनों लग जाते थे। कभी हम प्रेम पत्र लिख लेते तो लगता जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। कभी कभी किसी को ज्यादा जान लेना भी सही नहीं होता। प्यार करना गलत नहीं है, पर जो कुछ शादी के बाद होना चाहिए, जितनी बातें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, वो सब अगर तुम शादी के पहले ही कर लोगे तो शादी के बाद के लिए क्या रह जाता है सिवाय लड़ाइयों के। हमारे समय में तो एक दूसरे को जाने बिना ही शादी कर लिया करते थे। वो रिश्ता जन्म जन्म का किस लिए हुआ करता था पता भी है, क्योंकि एक दूसरे को समझने जानने में ही उनका समय बीत जाता था। यूं ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती थी। मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता था। वो इंतजार ही प्यार था। अब तो घंटों फोन पर लगे रहते हैं, तो भला प्यार कहाँ बचेगा। और रही बात चिड़िया की, अभी वो नादान है। जो उसे दिखाई देता है वही सच समझती है। उसे समझे इस तरह समझाओ। इतनी सी बात से डर जाओगे तो कैसे चलेगा। शादी का मतलब है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से प्यार करना और उसके लिए समझौता करना। अब जाओ, जाकर समझो, प्यार करो और समझौता कर लो। यूं कौवे ने समझाकर उसे भेज दिया। फिर कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। जैसे कौवा मामा ने उन्हें समझाया था, वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, एक दूसरे से प्यार करते और समझौता कर खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। एक जंगल में एक चिड़ा था। वो जंगल में रहने वाले अन्य कई पक्षी के टमाटर के बगीचे की एक साथ रखवाली करता था। उन बगीचे में उगने वाले टमाटर को बाजार में बेचकर आधा मुनाफा उनके मालिक को देता और आधे फायदे में अपना गुजारा करता था। वैसे तो उन बगीचे के मालिक को उन बगीचे से कोई भी आस नहीं थी, क्योंकि जब से उन्होंने होश संभाला था बाजार में टमाटर का भाव बहुत ही कम हुआ करता था। इसीलिए उन सभी पक्षी मालिक को टमाटर का बगीचा व्यर्थ लगता था और यही कारण था कि उन सभी ने अपने बगीचे की सारी जिम्मेदारी चिड़े को दे रखी थी। यूं एक दिन चिड़े की पत्नी चिड़िया ने उससे कहा, तो आगे आप टमाटर को बाजार में बेचकर पूरी ईमानदारी के साथ फायदे का आधा हिस्सा बगीचे के मालिक को दे आए। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया हो। ये तो मैं हमेशा ही करता हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे। उन सभी ने अपने पास ऐसे खेत संभालने के लिए रखी और ऐसे सब्जियों के बगीचे रखे जो हमेशा अच्छा फायदा दिलाते हैं, और उन्होंने आपको कभी किसी काम न आने वाला और हमेशा कम दाम में ही बिकने वाला टमाटर का बगीचा संभालने के लिए दे रखा है, और उस बगीचे से आने वाले थोड़े बहुत मुनाफे को भी 2 हिस्सों में बांटकर खुद आधा रख लेते हैं। क्या उन्हें पता भी है कि वहाँ पर टमाटर उगाने के लिए और हमेशा रखवाली करने के लिए हमें दिन रात वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप हो कि कभी भी उन्हें ये बात बताते ही नहीं और चुपचाप मुनाफे का आधा हिस्सा उन्हें देकर आ जाते हो। उस दिन पत्नी चिड़िया बड़ी ही असंतुष्ट लग रही थी। तब चिड़े ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो श्रीमती जी, जितना बिना काम किए यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठना गलत है। किसी के एहसान के तले काम कर उन्हीं को उसका कोई हिस्सा न देकर सारा अपने पास रखना भी उतना ही गलत है। जब मेरे पास कोई काम नहीं था तब उन सभी ने मिलकर ही तो अपने टमाटर के बगीचे की रखवाली करने का काम मुझे सौंपा। भले ही वो इसके बदले मुझे तनख्वाह न दे रहे हो, पर फायदे का आधा हिस्सा खुद रखकर आधा मुझे लेने के लिए कहा। ये तो न्याय वाली बात ही है ना। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, मेरी समझ में नहीं आता। यूं पति की बातें सुन पत्नी चिड़िया को समझ में आ गया कि अब उसके पति से कुछ भी कहना बेकार ही है, इसलिए वो चुप हो गई। तो इस तरह चिड़े के मन में बगीचे के मालिकों को लेकर आदर था, क्योंकि उन्होंने चिड़े को उस समय काम देकर उसकी मदद की थी जब उसके पास कोई काम नहीं था। यूं हर रोज चिड़ा टमाटर के बगीचे की रखवाली करने निकलता और खुद के लिए अपने साथ रखे खाने का डिब्बा भी रास्ते में मिलने वाले एक बूढ़े चील को हर रोज दिया करता। चील बाबा जी, आओ चलो भोजन कर लो। आप पेट भर खाना खा लोगे तो मैं निश्चिंत होकर अपने काम पर चला जाऊंगा।
हाँ बेटा, आ रहा हूँ। आ गए तुम? हर रोज समय पर आकर मुझे भोजन खिलाते हो। एक दिन जरूर मैं तुम्हारा ये उपकार लौटा दूंगा। तुम तो जानते ही हो, मैं देवलोक से आया एक पक्षी हूँ। देवलोक में ऋषि उल्लू जी के दिए हुए श्राप के कारण मैं इस तरह बूढ़ा चील बनकर किसी काम न आने वाला असमर्थ बन बैठा हूँ। आने वाले श्रावण मास के पूनम के दिन मेरा ये श्राप खत्म हो जाएगा। तब मेरी मायावी देवी शक्तियाँ वापस मुझे मिल जाएगी और मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। यूं हमेशा की तरह उस बूढ़े चील ने बेमतलब सी पागलपन से भरी कुछ बातें की। तब चिड़े ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। अब पहले आओ यहाँ पर और जल्दी से पेट भर खाना खा लो। यूं उस बूढ़े चील की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए चिड़े ने उसे पेट भर भोजन कराया और फिर टमाटर के बगीचे की रखवाली करने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। वो हर रोज टमाटर के बगीचे की रखवाली करने जाता, जिससे उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं था, और जिस बूढ़े चील को सभी पागल कहकर खुद से दूर रखते थे, उसी को अपना हर रोज का भोजन खिलाकर वो जैसे तैसे अपना जीवन जी रहा था। फिर एक दिन अचानक टमाटर के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। बगीचे के सभी पक्षी मालिकों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने माली चिड़े को भी बुलाया। देखो चिड़े, इतने सालों से नाकाम लगने वाला टमाटर का बगीचा हमने तुम्हें सौंप दिया। आज तक हमने तुमसे ये कभी नहीं पूछा कि तुम टमाटर को बाजार में किस दाम में बेचते हो, क्या करते हो। हाँ चिड़े, आज तक टमाटर का फायदा तुमने जितना भी कहकर हमें दे दिया, हमने बिना पूछे तुमसे चुपचाप उतने ले लिए। पर अब बाजार में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। क्या पता तुम टमाटर बाजार में 10-20 के भाव में ही बेच दो। इसलिए हम सब ने मिलकर तय किया है कि अब से हमारे बगीचे की रखवाली हम खुद कर लेंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप मुझे काम से निकाल रहे हो? नहीं, ये कह रहे हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो ठीक है, पर आज तक मैं आपके ही बगीचे पर निर्भर होकर अपना गुजारा कर रहा था। अब अचानक आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ। अरे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुम्हारे कर्जदार हैं। हम क्या जाने कि इतने वर्षों में तुमने हमें कितने दिए और खुद कितने खा लिए। इसीलिए अब हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हमारे बगीचे छोड़कर चले जाओ। हमारे टमाटर के बगीचे का हम ध्यान रख लेंगे। यूं बड़ी ही निष्ठुरता से उन्होंने चिड़े को वहाँ से जाने के लिए कहा, जिसने कई बरसों से उनके अधीन रहकर पूरी ईमानदारी के साथ उनके टमाटर के बगीचे की रखवाली की थी। कम से कम उन्होंने इस बात का एहसान भी नहीं माना। काम छूटने के बाद उदास चेहरा लेकर चिड़ा अपने घर वापस लौटा। उसने अपनी पत्नी चिड़िया से बगीचे के मालिकों की कही सारी बात बताई। यही बात तो मैं आपसे कितने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही थी। वे सभी स्वार्थी है और आपका अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सच में वे सभी अच्छे होते तो टमाटर के भाव जब कम थे तब आपकी मेहनत को जानकर कह देते कि इसका फायदा हमें मत दो, तुम खुद ही रख लो। पर ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। अब देख लो, उन पर भरोसा करने का नतीजा ये हुआ कि हम सड़क पर आ गए। अपने पति से ऐसा कहकर चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। तो इस तरह अचानक छूटे काम की वजह से टमाटर के आधे फायदे में बड़ी मुश्किल से ही उनका थोड़ा बहुत गुजारा हो पाता था। अब तो वो भी उनसे छूट गया था, जिससे वो और भी दीन हो गए। अपने ऐसे बुरे हालातों में भी चिड़ा हर रोज उस बूढ़े चील के पास भोजन लेकर जाता, जो उसका इंतजार करता था, और हर रोज उसकी वही रटी बातें सुनता। हाँ बेटा, आ गए तुम। एक दिन जरूर मैं तुम्हारा ये उपकार लौटा दूंगा। तुम तो जानते ही हो, मैं देवलोक से आया एक पक्षी हूँ। देवलोक में ऋषि उल्लू जी के दिए हुए श्राप के कारण मैं इस तरह बूढ़ा चील बनकर किसी काम न आने वाला असमर्थ बन बैठा हूँ। जल्द ही मैं श्राप मुक्त होने वाला हूँ। फिर मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। यूं हमेशा की तरह वो पागलपन भरी बातें कर रहा था। उसे सुन चिड़े ने उससे कहा,
बाबा, आप सच में बहुत किस्मत वाले हो। पता नहीं आपको अपनी पिछली जिंदगी कितनी याद है। यूं भूली बिसरी यादों के साथ जी रहे हो, पर मैंने दिन रात जी तोड़ मेहनत की। अपने मालिकों के प्रति हमेशा मैं ईमानदार रहा। पर देखो ना, आज मेरे टमाटर के बगीचे के मालिकों ने मेरे साथ कितना विश्वासघात किया है। खैर, मेरी ये सारी बातें आपको क्या समझ में आएगी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो, आप इन सभी उलझनों से दूर रहो तो ही अच्छा। वो अपने दिल का दर्द सुनाकर वहाँ से चला गया। पर वो पूनम का दिन था और पूनम की रोशनी पेड़ के टहनी पर बैठे बूढ़े चील पर पड़ी। पूनम के रोशनी के प्रभावशाली कांति की वजह से कई बरसों से जो चील पर श्राप का प्रभाव था वो खत्म हो गया। उसका रूप बदल गया। अब बूढ़ा चील देवलोक का तेजस्वी चील बन चुका था। दूसरी ओर चिड़े के घर पर चिड़िया और चिड़ाइयों बात कर रहे थे। अगर हमेशा की तरह अपना काम अच्छे से चल रहा होता तो सभी बगीचे के टमाटर मिलकर आज अपना घर टमाटर से भर गया होता। और अब देखो ना, खाली पड़े इस घर में हम दोनों के पास एक दूसरे का मुंह ताकने के अलावा और कोई काम नहीं। ऐसे चिड़िया ने बस कहा ही था कि उसका घर टमाटर की टोकरियों से भर गया। आश्चर्यचकित होकर पति पत्नी उन टोकरियों को देख रहे थे, तभी उनके सामने दैवी कांति के साथ चमचमाती रोशनी में देवलोक का चील आ गया। तो बेटा, पहचाना मुझे? अब तो मेरी बात पर विश्वास करो। चील के ऐसा कहते ही चिड़ा चौंक गया। बाबा? हाँ, मैं बाबा ही हूँ। हर रोज जब मैं तुमसे ये कहता था तो तब तुम्हें मैं पागल लगता था, है ना? ऐसा नहीं है, मैं सच में देवलोक का चील हूँ। एक श्राप के कारण ही मुझे इस जंगल में रहना पड़ा। 3 पीढ़ियों से चलते आ रहे इस श्राप से मुक्ति इसी पूनम के दिन हुई है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है प्रभु। नहीं बेटा, तुम मुझे बाबा कहकर ही बुलाओ। वैसे इतने बरसों से तुम अपने मालिकों के पास इतनी मेहनत कर रहे थे, ये सारे टमाटर उसी मेहनत का फल है। इन टमाटरों को बेचकर तुम अपना उद्धार कर लो। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे घर को मैजिकल टमाटर के घर में बदल रहा हूँ। अब से तुम अपने घर की छत पर ही किसी भी आधार के बिना जितने चाहो उतने टमाटर उगा सकते हो। उन टमाटरों को बेचकर तुम अपना जीवन सुधार लो। पर एक बात याद रखना बेटा, किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी से काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। केवल तुम जैसे ही ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अपने इस नीति को कभी मत भूलना। ऐसा आशीर्वाद देकर चील वहां से निकलकर अपने देवलोक चला गया। फिर अगले ही दिन से उसके पास रहे सारे टमाटरों के साथ साथ उसके मैजिकल टमाटर घर के छत पर उगे टमाटर भी बाजार में बेचकर पति पत्नी खुशहाली से जी रहे थे। बाजार में टमाटर के भाव जितने ज्यादा थे, चिड़े के मैजिकल टमाटर घर की छत पर उगने वाले टमाटर का भाव उससे भी कई ज्यादा था। और बाजार में उन टमाटर की जितनी डिमांड थी उतना सप्लाई भी वो कर पा रहा था, जिससे पूरा बाजार चिड़े के मैजिकल टमाटर घर की छत पर उगे टमाटर से ही भरा हुआ था। जंगल के बाकी सभी स्वार्थी मालिक पक्षी जिनके टमाटर कहीं भी बिक नहीं रहे थे, उन्होंने ये जान लिया कि उन्होंने जो चिड़े के साथ अन्याय किया था, भगवान उसी की सजा उन्हें दे रहा है। इसलिए उन्होंने हार मान ली और टमाटर का व्यापार छोड़कर अपने बाकी व्यापार में ध्यान देने लगे। तो इस तरह देवलोक के एक श्रापित चील की वजह से चिड़े का घर एक मैजिकल टमाटर के घर में बदल गया और हमेशा के लिए उनका जीवन सुखमय हो गया।